हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज। एसएससी सीजीएल के लिए मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कुछ इसके बेसिक्स बताए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे। आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी कैलकुलेशन में कितने प्रतिशत की एरर यानी कि त्रुटि होगी। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। स्टूडेंट एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। 5/3 के बदले यानी कि 5/3 से उसे गुणा करनी थी, लेकिन इसके बदले उसने गुणा किससे कर दी है? 3/5 से गुणा कर दी है। ये गुणा करनी थी, ये सही थी, लेकिन उसने कर किससे दी है? 3/5 से कर दी है, ये गलत है। क्योंकि हमसे इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेशन में कितने प्रतिशत एरर होगी, यानी कि परसेंटेज एरर, परसेंटेज त्रुटि हमसे पूछी है। तो क्योंकि हमें रियल नंबर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्रतिशत एरर हमसे पूछी है, तो हम रियल नंबर कुछ भी मान सकते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि सपोज इस 5/3 से उसे एक नंबर को गुणा करनी थी। ये है वो नंबर जिसको उसे गुणा करनी थी, लेकिन उसने किया क्या है कि 3/5 से इस नंबर की गुणा कर दी है। ये जो नंबर है इसकी गुणा उसने किससे कर दी है? 3/5 से कर दी है। ये गलत है, ये सही है। तो ये नंबर हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत एरर निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो अगर ये नंबर मैं कुछ भी मान सकता हूं, तो मैं एक ऐसा नंबर ले लूं जो 3 और 5, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में जो नंबर है, यहाँ पर हर में 3 है और यहाँ पर हर में 5 है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम अगर मैं यहाँ पर ले लूं, तो उससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा नंबर मैं लूं, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो वो 3 से भी कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो इस 3 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 15। तो मैं मान लेता हूं कि नंबर जो है वो क्या है? 15 है। तो पहले 15 को गुणा करनी थी किससे? 5/3 से, लेकिन स्टूडेंट ने किससे कर दी है? 15 को 3/5 से कर दी है। तो हमें ये देखना है कि कितने प्रतिशत एरर इसमें आई है। तो आइए देखते हैं। अगर 3 से मैं इसे कैंसिल करूं, 3 5 15, 5 इंटू 5 25, रिजल्ट कितना आता? 25 रिजल्ट आता, अगर वो 5/3 से मल्टीप्लाई करता, गुणा करता। लेकिन क्योंकि उसने 3/5 से मल्टीप्लाई की है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 5 3 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? ये 9। तो सही रिजल्ट क्या आना चाहिए था? 25, जबकि आया क्या है? 9 आया है। ये वाला गलत है ना, 9 आया है। आना क्या चाहिए था? 25। तो कितना क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? ये डिक्रीज हो गया है, 25 से 9 हो गया है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? तो अगर हम देखें तो 16 का डिक्रीमेंट हुआ है। और ये 16 का जो कमी आई है वो किस पर आई है? 25 पर। आना सही, ओरिजिनल क्या था हमारा? 25। तो 25 की बजाय आया क्या है? 9। कितने की कमी आई है? 16 की। ये 16 की कमी किस पर आई है? 25 पर। इसलिए प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए, परसेंटेज एरर निकालने के लिए, ये जितनी कमी आई है इसको हम ऊपर रखेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है हमारा 25 उसको नीचे करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। हम जानते हैं कि 1/25 कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय 100 ना भी करें तो 1/25 कितना होता है? 4% होता है। 4 इंटू 16 64। या फिर हम क्या करें? 25 से इसको कैंसिल करें, 4 16 इंटू 4 कितना हो गया? 25%। इसका मतलब उसकी कैलकुलेशन में कितने परसेंट एरर आई है, कितने प्रतिशत त्रुटि आई है? 25%, 25%। ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वो एक साल में एक कार खरीद सके। ज्ञात करो कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वो उस कार को 9 महीने में खरीद सके। आदमी जो है वो हर महीने कुछ पैसे बचाता है और इतने पैसे बचाता है कि एक साल में यानी कि 12 महीने में वो एक कार खरीद सके। लेकिन बाद में उसका मूड चेंज हो गया और उसने ये सोचा कि मैं कार को जो है वो 9 महीने में ही खरीद लूं। तो जाहिर है कि 9 महीने में कार को खरीदने के लिए उसे अपनी बचत में कुछ वृद्धि करनी होगी, कुछ बढ़ाना होगा बचत को। तो हमें यही बताना है कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वो उस कार को 12 की बजाय 9 महीने में ही खरीद सके। पहले कार उसके खरीदने का जो मूड था वो 12 महीने में था, 12 महीने में उसे कार खरीदनी थी। लेकिन बाद में उसने अपना प्लान चेंज किया और सोचा कि वो इस कार को कितने महीने में खरीद ले? 9 महीने में ही खरीद ले। तो हम मान लें कि ये कार का प्राइस है, ये कार का प्राइस है। तो अगर ये कार का प्राइस है तो 12 महीने में उसे कुछ कुछ करके
इतनी बचत हर महीने इतनी बचत करनी चाहिए कि 12 महीने में वो बचत इस कार के प्राइस के बराबर हो। लेकिन अगर वो यही कार 9 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत इतनी करनी होगी कि हर महीने वो जो बचत कर रहा है जब मैं उसे 9 से मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना हो जाए, कार की प्राइस के बराबर हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं, कार का एक प्राइस मान लेता हूं, कार का प्राइस मैं यहां पर मान लेता हूं, लेकिन कार का प्राइस ऐसा होना चाहिए जो 12 और 9 दोनों से कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि उसका एलसीएम हो। तो 12 और 9 का एलसीएम अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा 36। 12 3 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो मैंने कार का जो रेट है वो 36 ले लिया है, मान लिया है कि ये 36 है। हम इसको कुछ भी मान सकते थे क्योंकि हमसे यहाँ पर कार की प्राइस नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ ये बताना है कि प्रतिशत इंक्रीमेंट कितना किया उसने अपनी बचत में, इसलिए हम यहाँ पर कार का प्राइस कुछ भी मान सकते थे। तो मैंने ऐसा प्राइस मान लिया है जो 12 और 9 का एलसीएम हो। तो अगर कार जो है वो 36 रुपए की है मान लेते हैं, और वो आदमी चाहता है कि मैं 12 महीने में कार को परचेस करूं, तो एक महीने में उसे अपनी कितनी बचत करनी होगी, 3 रुपए की बचत करनी होगी। अगर हर महीने वो 3 रुपए बचाए तो 12 महीने में उसके पास 36 रुपए यानी कि कार का प्राइस हो जाएगा। लेकिन बाद में जब उसने अपना प्लान चेंज किया, अब वो यही कार परचेस करना चाहता है 9 महीने में। अगर वो 9 महीने में परचेस करना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि अब उसे हर महीने कितने रुपए बचाने होंगे, अब उसे हर महीने 4 रुपए बचाने होंगे। जाहिर है कि अगर वो हर महीने 4 रुपए बचाएगा तो 9 महीने में उसके पास 36 रुपए हो जाएंगे, यानी कि वो कार परचेस कर सकता है। पहले वो कितने बचाता था, 3 रुपए, और अब वो कितने बचाएगा, 4 रुपए। इसका मतलब उसने अपनी बचत में कितना इंक्रीमेंट किया है, यहां से यहां 1 का इंक्रीमेंट किया है। और ये 1 का इंक्रीमेंट उसने किस पर किया है, उसने 3 रुपए पर किया है। अगर 1 का इंक्रीमेंट 3 रुपए पर हो रहा है तो इसका मतलब कितने प्रतिशत उसने इंक्रीमेंट किया है, 1/3 मतलब 33 होल 1/3%, या इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा, 33 होल 1/3%। यानी कि अगर वो अपना प्लान चेंज करता है और 12 महीने के बजाय 9 महीने में कार को परचेस करना चाहता है तो उसे अपनी बचत में 33 होल 1/3% की वृद्धि करनी होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाए और परिवार की खपत 20% कम हो जाए तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। अगर चीनी का रेट जो है वो 16.2/3% बढ़ जाए और उसमें खपत, उसकी जो खपत है परिवार की, वो 20% कम हो जाए तो खर्च में कुल कितना परिवर्तन आएगा, ये हमें प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो क्योंकि 16.2/3% जो है वो किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, किस भिन्न के तुलनात्मक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6। और मैंने आपको बताया था कि अगर 16 होल 2/3% जो है वो 1/6 के इक्वल है, इसका मतलब है कि 6 का 16 होल 2/3% किसके इक्वल होगा, 6 का 16 होल 2/3% किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। हमें बताया क्या गया है कि चीनी के दाम में 16.2/3% जो है वो वृद्धि हुई है, बढ़ गया है। तो चीनी की जो दाम है, उसका जो कॉस्ट है उसकी चीनी की, वो कितना बढ़ गई है, 16.2/3%। तो अगर चीनी का रेट मैं 6 ले लूं, 6 रुपए पर केजी, 6 रुपीज पर केजी मैं मान लूं कि चीनी का रेट है, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 16.2/3%। और 6 का 16.2/3% कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अगर चीनी का रेट पहले मैं 6 ले लूं तो अब 1 बढ़ करके 7 रुपए प्रति केजी हो गया है। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो इसको समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए। परसेंटेज को मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि परसेंटेज, अगर आप मेरे इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो शायद मेरी बातें उतनी अच्छे से आपकी समझ में ना आ रही हों। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरी सभी वीडियोस, परसेंटेज पर जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उन्हें शुरुआत से देखें। उसमें मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत से आप फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या फ्रैक्शन से प्रतिशत में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल करके हम क्वेश्चन को किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई हुई हैं। तो अगर यहां पर समझने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पीछे के वीडियोस एक बार जरूर देखें। तो आइए देखते हैं फिर आगे इन्होंने क्या कहा है कि परिवार की खपत जो है वो 20% जो है वो क्या हो गई, कम हो गई है। अब 20% का क्या मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। और 5 का 20% किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। 5 का 20% किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो खपत में 20% की कमी आई है, खपत यानी कि कंजप्शन,
तो अगर मैं मान लूं कि कंजप्शन पहले मैं 5 मान लूं, पहले कंजप्शन जो था वो कितना था, 5 किलो था, तो अब कंजप्शन में क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है, 5 का 20% यानी कि 1, यानी कि 1 की कमी आ गई है। तो अगर कंजप्शन पहले 5 था तो अब कितना हो गया है, 4 हो गया है। मान लीजिए कि पहले चीनी का कंजप्शन कितना था, 5 किलो था, तो अब कितना हो गया है, 4 किलो हो गया है। कंजप्शन में ये कमी आ गई है। तो अगर पहले चीनी 6 रुपए प्रति किलो मिल रही थी और 5 किलो कंजप्शन था, तो टोटल खर्च कितना होगा, 6 5 30 रुपीज। और अब खर्च जो है वो कितना हो गया है, क्योंकि चीनी का रेट जो है वो 7 रुपए प्रति किलो हो गया है और कंजप्शन 4 किलो हो गया है, तो 7 4 28। अब खर्च जो है वो 28 हो गया है। तो 30 से 28 यानी कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो हमें दिख रहा है 30 से 28 हो गया है, यानी कि खर्च में कमी आ गई है, कितने की, 2 रुपए की। और ये 2 रुपए की कमी जो है वो किस पर आई है, 30 रुपए पर। ओरिजिनल ये ऊपर वाला था हमारा, तो 2 रुपए की कमी आई है 30 रुपए पर। तो 2 रुपए की कमी आई है 30 रुपए पर, तो कितने प्रतिशत कमी हो गई है खपत में, ये हम निकाल सकते हैं। 2 1 और 2 से कैंसिल किया, 15, 1/15। तो 1/15 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करके सॉल्व करूं तो 1/15 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, 16 होल 2/3, सॉरी 6 होल 2/3%, यानी कि उसकी खपत में, सॉरी उसके खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, 6 सही 2/3% की कमी आई है। कमी क्यों आई है, क्योंकि ये हमारे 2 रुपए कमी आई थी, माइनस में मैंने लिखा है, यानी कि 6 सही 2/3% की कमी आई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो बिक्री जो है वो भी बढ़ गई है, कितना बढ़ी है, 57 सही 1/7%, और जो मूल्य है वो भी बढ़ गया है, वो कितना बढ़ा है, 16 होल 2/3% बढ़ गया है। तो आमदनी में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये हमको बताना है। तो पहले इन परसेंटेज को समझ लेते हैं। 57 सही 1/7%, 57 होल 1/7%, इसका मतलब क्या होता है, 4/7। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, सॉरी सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये सारी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो 57 होल 1/7% होता है 4/7 के इक्वल। तो इसका मतलब यह है कि 7 का 57 होल 1/7%, 7 का 57 सही 1/7% किसके बराबर होगा, 4 के इक्वल होगा। 7 का 57 सही 1/7% किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो टिकट की जो बिक्री है वो इतने प्रतिशत बढ़ गई है। तो जो टिकट की बिक्री थी, सेल जो थी, अगर मैं ओरिजिनल सेल पहले ये मान लूं कि पहले 7 टिकट बिकते थे, तो अब कितने टिकट बिकेंगे, क्योंकि टिकट की बिक्री में जो है वो वृद्धि हुई है। और कितना वृद्धि हुई है, 7 का 57 सही 1/7% अगर मैं बढ़ाऊं तो 7 का 57 सही 1/7% यानी कि 4। तो टिकट की बिक्री अब इतना बढ़ गई है, यानी कि 7 से 4 बढ़ गई है, यानी कि अब टिकट कितने बिक रहे हैं, 11 बिक रहे हैं। अगर पहले टिकट 7 बिकते थे तो अब कितने बिक रहे हैं, 11 टिकट बिक रहे हैं। और आगे क्या कहा गया है कि जो उनका मूल्य है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट, जो टिकट की कॉस्ट है वो भी 16 सही 2/3% बढ़ गई है। और 16 सही 2/3% का क्या मतलब होता है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका क्या मतलब हुआ कि 6 का 16 सही 3% जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर मैं टिकट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 6 ले लूं, पहले टिकट की कॉस्ट 6 थी, तो अब जो टिकट की कॉस्ट है वो 16 सही 2/3% बढ़ी है, तो इसका 16 सही 3% यानी कि 1 बढ़ गई है। तो अब टिकट की कॉस्ट कितनी हो गई है, 6 से बढ़ करके वो 7 हो गई है। अगर पहले 7 टिकट बिकते थे और एक टिकट की कॉस्ट 6 रुपए थी, तो 7 छंग 42 रुपए जो था वो इनकम थी सिनेमा की। और अब जो है वो टिकट कितने बिक रहे हैं, 11, और एक टिकट की कीमत कितनी हो गई है, 7 रुपए। तो अब जो इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 11 सत्ते 77, 77। तो पहले 42 रुपए आ रहे थे, अब 77 रुपए आ रहे हैं। तो कितने की वृद्धि हो गई है, तो ये हो गए 27 और 8 35 रुपए की वृद्धि हो गई है। और ये 35 रुपए की वृद्धि किस पर हुई है, ये 42 रुपए पर हुई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 35/42।
और गुणा 100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कितने प्रतिशत वृद्धि। हालांकि इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे 7 से काट सकता हूँ। 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 5/100, 5/6 गुणा 100 करने की जरूरत भी नहीं है। 5/6 हम जानते हैं कितने प्रतिशत के इक्वल होता है। 5/6 जो है वो 83 होल 1/3% के इक्वल होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार बात बता दूं आपको। 5/6 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 1/6, और 1/6 किस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है? 16 होल 2/3% को। और जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 पंजे 80% ये हो गए, और 5 से जब इस 2 की गुणा होगी तो 10/3 ये हो गया। 10/3 का मतलब होता है 3 सही 1/3, तो 80 और 3 सही 1/3 मतलब 83 होल 1/3%। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 5/6 जो है वो किस परसेंटेज के इक्वल होता है? 83 होल 1/3% के इक्वल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डब्बे में सीट्स हैं। ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की एक डब्बे में सीट्स हैं। एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 71 होल 3/7%, 71 सही 3/7% है। एक डब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन ये 25 व्यक्ति जो हैं वो फुल कैपेसिटी नहीं है, जब बल्कि उस डब्बे का कितने प्रतिशत कैपेसिटी है, ये कितनी क्षमता है? 71 होल 3/7% ही है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहें। हमें बताना है कि ट्रेन में अधिकतम कितने यात्री बैठे हुए हैं, जबकि हमें यह बताया गया है कि वहां पर 20% स्थान जो है, 20% स्थान जो है वो रिक्त ही रहेंगे। तो आइए करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको बताया गया है कि डब्बे में जो है वो 25 व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन वो 25 व्यक्ति जो है वो क्षमता का कितने प्रतिशत है? 71 सही 3/7% हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 71 सही 3/7% जो है ये किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है। वैसे मैंने आपको ये लिखवा रखा है कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है? दिस इज इक्वल टू 5/7। 71 सही 3/7% जो है वो 5/7 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 का 71 सही 3/7% जो है वो 5 के बराबर होगा। अब हमसे क्या कहा गया है कि डब्बे में व्यक्ति बैठे कितने हैं? 25 व्यक्ति बैठे हैं। तो जो 25 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर मैं ये मानूं कि डब्बे की जो कैपेसिटी है वो 7 है, डब्बे की पूरी कैपेसिटी जो है वो क्या मैं मान लूं? 7। तो 7 का 71 सही 3/7% क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमें बताया गया है कि डब्बे में जो 25 व्यक्ति बैठे हैं वो 71 सही 3/7% है। तो अगर पूरे डब्बे की कैपेसिटी में 7 मान लूं तो फिर 7 का 71 सही 3/5%, 5 यूनिट हुआ, और 5 यूनिट किसके इक्विवेलेंट होगा? 25 व्यक्तियों के इक्विवेलेंट होगा। यानी 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 5 25 के बराबर है तो फिर 1 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो डब्बे की फुल कैपेसिटी कितनी हुई? फुल कैपेसिटी मैंने क्या मानी है? 7। तो अगर 1 5 के इक्वल है तो 7 किसके इक्वल होगा? 35 के इक्वल होगा। मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं, मैंने क्या माना है, क्योंकि 71 सही 3/7% जो है वो किसके बराबर है? 5/7 के बराबर है। तो अगर मैं पूरे डब्बे की फुल कैपेसिटी जो है, पूरी क्षमता जो है वो 7 मान लूं तो इसका 71 सही 3/7% 5 हुआ। और हमें बताया गया है कि 25 जो है वो 71 सही 3/7% है। तो 5 यूनिट जो है वो 25 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 5 जो है 25 के इक्विवेलेंट हुआ। अगर 5 25 के इक्विवेलेंट है तो 1 5 के इक्विवेलेंट हुआ। 1 5 के इक्विवेलेंट है तो 7 जो है वो 35 के इक्विवेलेंट हुआ। 7 मतलब डब्बे की फुल कैपेसिटी। इसका मतलब डब्बे में कुल कितनी सीट्स हैं? 35 सीट्स हैं। अब ऊपर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ही बता दिया गया था कि ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने प्रत्येक डब्बे में सीट हैं। हर डब्बे में जितनी सीट हैं उतने ही डब्बे हैं। तो हमें तो पता चल गया है कि हर डब्बे में कितनी सीट्स हैं? 35 सीट्स हैं। तो अगर हर डब्बे में 35 सीट्स हैं और कुल मिलाकर 35 डब्बे हैं, तो कुल सीट्स जो हैं वो कितनी हो गई? 35 इंटू 35। 35 इंटू 35 यानी कि 35 का वर्ग, और 35 का वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको वर्ग निकालने में कोई परेशानी है तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। वहां पर आप देख सकते हैं कि किसी भी
2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल अगर किसी भी नंबर के अंत में 5 आता है तो उसका वर्ग निकालने के लिए उसमें जो दहाई का अंक होता है उसको हम अगले वाले अंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पीछे 25 लगा देते हैं। क्योंकि ये 35 का वर्ग है तो पीछे मैं क्या लगाऊंगा 25, और जो दहाई का अंक है यानी कि जो 10th प्लेस पर हमारा डिजिट है उसे हम उससे अगले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10th प्लेस पर क्या है 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 12 25, यानी कि डब्बे में कुल कितनी सीट्स हैं 1200, सॉरी ट्रेन में कुल कितनी सीट्स हैं 1225 सीट्स हैं। अभी एक लाइन बाकी रह गई है, अंत में इन्होंने ये कहा है कि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहेंगे। 20% का मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5। अगर 1/5 स्थान हमेशा खाली रहेगा तो जो सीट्स भरी हुई होंगी वो कितनी होंगी 4/5। 1/5 अगर खाली रहेगा तो भरी हुई सीट्स कितनी होंगी 4/5। तो भरी हुई सीट जो है वो इसका 4/5 होंगी। कुल सीट्स कितनी है ट्रेन में 1225, लेकिन इसमें से 4/5 पर ही लोग बैठे हुए हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चक्कू 20, 5 पंजे 25, 4 से इसकी गुणा कर देते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9। इसका मतलब यह है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या जो है वो 980 है। अरे रुक जाओ यार, क्या कर रहा हूं, ऐसे ही काट दोगे, कुछ बोलने तो दो, चलिए करो। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है 980 है। तो उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कल हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, लेकिन मैं एक बात फिर से लास्ट में दोहराना चाहता हूं कि अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको शुरू से लेकर सारे वीडियोस एक एक 1 बाय 1 सारे वीडियोस आपको देखने होंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। और एक बात मुझे ये कहनी है कि परसेंटेज जो है वो पूरी अर्थमेटिक का बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन अगर आपने परसेंटेज में अच्छे से कमांड हासिल की तो पूरी मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।